उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी लोगों से बात करते हुए क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 लाख से अधिक। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने दी जानकारी। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से की तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग। कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देने की कही बात। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने में जुटी सरकार। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने यात्रा के नियंत्रित होने की दी जानकारी। श्रद्धालुओं से निर्देश का पालन करने की अपील। उत्तराखंड में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी। 12वीं में देश भर के 17 रीजन में देहरादून रीजन के 83.83% के साथ 11वें स्थान पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी प्रचार के लिए मुंबई प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी सुबह जुहू बीच पर सैर करते हुए नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला और स्थानीय लोगों से बातचीत की। वहीं वे पर्यटकों से भी बातचीत करते हुए नजर आए। लोगों ने सिलक्यारा टनल बचाव अभियान की सफलता और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड में रहे या प्रदेश से बाहर, मॉर्निंग वॉक करना और आम लोगों से मिलना उनकी आदत में शुमार रहा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा कि कांवड़ चढ़ा तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए। उसके अलावा भी विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए, तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाए तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उत्तराखंड में आज सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित हो गए। सीबीएसई की अधिकृत वेबसाइट पर दोपहर 12 बजे से नतीजे अपलोड कर दिए गए। छात्रों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी। टॉपर छात्र छात्राओं के घरों में बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं हरिद्वार जिले से रुड़की के सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र नमन गर्ग ने 97% अंकों के साथ जिले में तीसरे स्थान हासिल किया है। तो वहीं हरिद्वार निवासी अक्षत तिवारी ने कक्षा 10वीं में 92.8% तो अर्जित की। तो वही तरुषा धीमान ने 86% से पास होकर अपने माता पिता के सम्मान को बढ़ाया। मैं 86% से पास हुई हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे 86% के आसपास ही लग रहा था कि मेरे मार्क्स आएंगे। तैयारी मैंने डे 1 से करी है, थोड़ी थोड़ी, लगभग 1-2 घंटे मैं रोज देती थी डे 1 से पढ़ाई में, और स्पेशली जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे जैसे मैथ, साइंस। देहरादून में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं, जिसमें कि इस बार 12वीं कक्षा के 87.98% बच्चे पास हुए। वहीं 12वीं में देश भर के 17 रीजन में से देहरादून रीजन 83.83% के साथ 11वें स्थान पर रहा। वहीं बच्चों में अपने परीक्षा के परिणाम के लेकर उत्साह नजर आया। इस दौरान स्कूलों में बच्चे अपने अभिभावकों के साथ पहुंचकर अच्छे परीक्षा परिणाम की खुशी और मेहनत
नजदीक जाहिर कर चुके हैं। Percentage is 97.4. So yeah, because like the main thing is like consistent energy. Throughout the year, to be honest, I was engaged in like a lot of other things too, but yeah, consistency is important. In family, I was supported a lot. Firstly, for the stream which I took, so this was the one like जिसमें मुझे interest था, and they supported, so that was like the biggest support of humanities area because you know like there's a stigma attached to humanities, so that was I think is the biggest support. मैंने पूरे साल आई हैव ओनली प्लेड एंड बास्केटबॉल ही खेला पूरे साल, पढ़ाई हर दिन एक घंटा स्टिल आई सो 92% अभी एंड बस लाइक ये ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइक आई जस्ट वांट टू टेल द स्पोर्ट्स पर्सन कि जैसे पेरेंट्स सोचते हैं कि या तो बच्चे से खेल सकता है या तो पढ़ सकता है, बट द थिंग इज अगर बच्चे का मन है खेलने का सो द किड कैन प्ले एंड इवन स्टडी एट द सेम टाइम। जिस तरह से इस बार फीस का पेपर बहुत टफ आया था, आप सब लोगों ने भी कवर किया था उसको, उसके हिसाब से अगर देखा जाए जो मैंने अपने स्कूल का लिए डिस्कस किया, जो मेरी और लोगों से बात की एज ए सिटी कोऑर्डिनेटर, तो रिजल्ट काफी अच्छा और संतोषजनक कहा जा सकता है। अभी तक कहीं से भी किसी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं मिली जिससे कोई स्कूल असंतोष व्यक्त कर रहा हो। जहां बात मेरे स्कूल की है तो मेरे स्कूल में रिजल्ट 100% रहा है। 319 बच्चों ने एग्जाम दिया था, सभी ने सफलता प्राप्त की है। मैंने तो अपने बच्चों को बिल्कुल पहला तो सीन पाई नहीं क्योंकि मेरी बेटी स्पोर्ट्स में भी है, तो उसी बीच में उसका नेशनल का भी आ गया, तो ये टीचर्स की गाइडेंस की बदौलत और कहीं ना कहीं बच्चे की भी है सर, तो और इसकी बदौलत आज बच्चे की अच्छी परसेंटेज आ गई है। और मैं तो टीचर्स से देना चाहूंगी क्योंकि सर उसका खेल में भी और उसकी पढ़ाई भी तो दोनों थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, बट सर दबाव वाली तो बात नहीं थी। हल्द्वानी शहर में लोगों की जेब से पर्स उड़ाने वाले 4 अंतर्राज्यीय पॉकेटमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते दिवस शहर के आदर्श नगर में एक व्यक्ति के जेब पर पॉकेटमार ने मंदिर के पास हाथ साफ कर दिया था। पुलिस ने तुरंत जांच करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पूर्व में मेरठ मुजफ्फरनगर के आसपास पॉकेटमारी की घटनाओं को अंजाम देते आए हैं, लेकिन वहां जब पुलिस को इनके कारनामों का पता चल गया तो उन्होंने उत्तराखंड को अपना नया धंधे का अड्डा बना लिया। जिनको हमने पकड़ा है ये एक इंटरस्टेट हमारा पॉकेटमारी का गैंग है। इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है कि इसमें 2 लोग आगे से कवर करते हैं, जो टारगेट है उसको एक पीछे से रहता है, और जो एक व्यक्ति है वो इनकी पॉकेट में सेंध लगाता है। इसमें चारों आरोपी जो है उसमें से 2 लोग मवाना के रहने वाले हैं, एक मेरठ का है, एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इससे पहले भी मुजफ्फरनगर मेरठ ऐसी जगहों पर पहले भी कई सारी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास ICS पोर्टल जो हमारा इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पोर्टल है उसके माध्यम से भी चेक कराया जा रहा है, अन्य माध्यमों से भी चेक करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो अक्यूज हैं इन लोगों ने लगभग 10:30 के आसपास हमारे पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है जो मुरादाबाद से हल्द्वानी के लिए आए थे, कालू साई मंदिर के पास उनकी पॉकेट मार ली थी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने, जो हमारी पुलिस टीम है इसमें दिनेश जोशी है और मंगलपड़ा चौकी की टीम है, इन्होंने कुछ ही घंटों में इस केस को वर्कआउट किया है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मोबाइल झपट्टा मार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से आधा दर्जन से अधिक मोबाइल और चोरी की 2 बाइकें बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में मोबाइल छीनने की घटना लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने घटनाओं को रोकथाम के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए। रविवार की रात को पुलिस ने ब्लॉक रोड से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों ने मोबाइल झपट्टा मार छीनने की घटना को कबूल किया। मार के उसके बाद उनको नीचे गिराने के बाद भारी मतलब घातक बल प्रयोग करके इनके ऊपर बहुत जानलेवा हमला करते थे और बहुत गंभीर रूप से चोटिल कर देते इनको। फिर इनको चोटिल हालत में गंभीर रूप से चोटिल करके घायल करके इनको इनके ऊपर बहुत मतलब घायल क्या बोलते हैं गंभीर रूप से घायल करके इनको तो घातक बल प्रयोग करके इनसे iPhone 14 लगभग 1.5 लाख रुपए का कीमती iPhone 14 है
लूट के ले जाते हैं। तो 2 लोगों के ऊपर अज्ञात में हमने लूट का मुकदमा हमने तत्काल संज्ञान में लेते हुए पंजीकृत किया। तुरंत हमारी सारी टीमें एक्टिवेट हो गई, सीसीटीवी, सीडीआर और विभिन्न तकनीकी साक्ष्यों को भी एकत्रित किया। तो मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यमों से हमने तहकीकात करके, हमने इन्वेस्टिगेशन करके तो इस घटना का त्वरित अनावरण किया। हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र में नए वित्तीय वर्ष के बाद शराब के बढ़ाए गए दामों की वजह से जमकर ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद अब तक ओवर रेटिंग पर लगाम नहीं लगी है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि नए वित्तीय वर्ष में निर्देशित किया गया है कि नए रेट लिस्ट को चस्पा किया जाए। इसके बाद भी कई जगह रेट लिस्ट नहीं लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों से शिकायत आ रही है वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा छापेमार कार्रवाई भी की गई है। बावजूद इसके ओवर रेटिंग में लगाम नहीं लगी। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद से जो शराब की दरें हैं उसमें 30 रुपये से लेकर 170 रुपये की वृद्धि हुई है। कुछ जो पुराना स्टॉक जितने भी हमारे FL2 हैं उनके माध्यम से FL5 को मिला है, उसको लेकर भी थोड़ा सा लोगों में शंका है और जितने भी अनुज्ञापी हैं उनको विभाग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उस पर नए रेट का स्टिकर लगाएं। कुछ जो पुराना स्टॉक है, जो कि उस पर पुराने रेट प्रिंटेड है, इसको लेकर भी लोगों में शंकाएं पैदा हो रही हैं। उसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को भी ये कहा गया है कि उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन वो सामान्य सूचना निकालेंगे। साथ ही जहां पर भी ओवर रेटिंग की शिकायतें आ रही हैं उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भी वेरीफाई कराया जा रहा है। अगर कहीं पर शिकायतें मिल रही हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से जहां तापमान में वृद्धि हो रही है, वहीं पर्यावरणीय असंतुलन होना लाजमी है। इसी कड़ी में पर्यावरणविद वृक्षामित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी ने ग्राम पंचायत पूना देवाल में वनाग्नि रोकने, पानी के जल स्रोतों को बचाने और वर्षा जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि जंगलों की जिम्मेदारी हर परिवार को लेनी होगी, तभी ये जंगल सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा जिस प्रकार से आग के से जंगल धधक रहे हैं, उससे आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी किल्लत गांव के लोगों के सामने होगी। वर्तमान परिवेश में अगर हम देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के जंगल बिल्कुल आग के हवाले हो गए हैं। इन जंगलों में आग लगने से जहां जंगलों में विचरित करने वाले पशु पक्षी जीव जंतुओं को हानि हो रही है, वहीं कई प्रकार के नाना प्रकार के पेड़ पौधे जलकर राख हो रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे जल स्रोतों पर पड़ रहा है। समय रहते हुए हमने इन जंगलों में आगजनी घटनाओं को नहीं रोका, आने वाले समय में जहाँ प्राकृतिक वनस्पति के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, वही जंगलों में विचरित करने वाले जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ में जो हमारे जल स्रोत हैं वो इस गर्मी के कारण सूख जाएंगे, तो हमारे सामने पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी। आजकल हमारे जंगलों में जो आग लग रही है, हमको इन जंगलों को आग से बचाना चाहिए। और इस आग लगने से हमें काफी हानि हो रही है। हमारे जो पानी के स्रोत है वो है ये सूख जा रहे हैं। कराडूंगी तहसील अंतर्गत विदरामपुर गांव के तमाम ग्रामीण विगत सालों की आपदा की घटना को याद कर परेशान है, क्योंकि फिर से बरसात शुरू होने को है, मगर यहाँ एक वर्ष में भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए जा सके। बता दें कि पिछले साल बरसात के वक्त निहाल नदी से कटकर आने वाली बरसाती नाले का पानी अपना रुख मोड़कर आबादी में घुस गया था, जिससे कि तकरीबन 2 दर्जन ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में तमाम ग्रामीणों ने काराडूंगी जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी को ज्ञापन भेजा और नाले से ग्रामीणों की सुरक्षा और नाले को निहाल नदी में डायवर्जन किए जाने की मांग की है। आज समस्त गाँव वालों की तरफ से और ज्ञापन दिया गया। पिछले साल आपदा आई और जिला अधिकारी महोदय आए, उन्होंने आदेश भी करा अधिकारियों को कि ये पानी बाहर डाइवर्ट होनी चाहिए भाखड़ा नदी और कालीगढ़ नदी में, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई और जनता काफी परेशान है। परसों 1 घंटे की बारिश हुई तो सारा पानी खेत में घरों में खेत में घुस गया। अभी जब 1 घंटे की बारिश में ये हाल है तो वही आपदा जो पिछले साल आई थी तो तब क्या हाल होगा। तो जनता बहुत परेशान है और मेरी भी ये वो है सरकार से और अपने जिला प्रशासन से यही हुआ है कि उम्मीद कि हमारा कार्य जो है अति शीघ्र होनी चाहिए, ताकि जो पिछले साल गाँव वासियों ने इतनी भारी आपदा झेली, ये आपदा पुनः न झेल पाए।
स्थानीय निवासियों के साथ पंडा पुरोहित हक हकदारी और व्यापार सभा के लोगों ने गेट नंबर 3 पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी लोग शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाल्मीकि गांव जाने वाले पैदल रास्ते पर वीआईपी दर्शन के लिए एक कार्यालय बनाया गया है, जिससे कि वहां पर गांव की तरफ जाने वाले लोगों के मार्ग को बंद कर दिया गया। गांव के लोगों को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं, स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी का चक्र पूरी तरह से खत्म हो और जो पिछले वर्ष जो वीआईपीओं ने यहाँ पर दर्शन किए किस माध्यम से किए, तो किसने इनको वीआईपी बनाया, वो सारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जल्दी जो पूरी मंदिर को बंद किया जाएगा। रानीखेत में किताब कौतिक का आयोजन किया जा रहा है। सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर एस.के. यादव और कैंट सीईओ कुणाल रोहिला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कौतिक में लगभग 70,000 किताबों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने भी अपनी हस्तशिल्प और स्वनिर्मित कलाओं की प्रदर्शनी लगाई। किताब भौतिक का कारवां रानीखेत तक पहुंच गया है। ये नवा आयोजन है और इससे पूर्व क्रिएटिव उत्तराखंड और पहाड़ की ओर से पूरे कुमाऊं में 8 आयोजन किए जा चुके हैं। रानीखेत में ये नवा आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्टेशन कमांडेंट संजय कुमार यादव जी ने किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 60 से 70,000 किताबें यहाँ लगाई गई हैं विभिन्न प्रकाशकों द्वारा। जो बाल साहित्य भी है, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें भी हैं और जिनके स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, हस्तशिल्प के भी स्टॉल्स लगे हैं। जो स्थानीय हस्तशिल्प है उसमें जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। साथ में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों के हो रहे हैं और विमर्श और परिचर्चा भी हो रही है विभिन्न विषयों पर और खासकर साहित्यिक चर्चाएं, लेखकों से सीधी बातचीत, ये सारे कार्यक्रम आज से यहाँ शुरू हो चुके हैं। संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में कालाडूंगी कोटबाग विकास खंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र जलना में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जलना, महलधुरा, तल्ला, जलना, रियाड़, मल्ला, डोला क्षेत्र के 55 बच्चों ने भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को ग्राम विकास अधिकारी गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने पुरस्कृत भी किया। संकल्प यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष शुभम बधानी ने बताया कि हम आगे भी इस तरह की प्रतियोगिता निरंतर आयोजित करते रहेंगे। प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया और सभी बच्चों का प्रदर्शन इसमें उत्कृष्ट रहा है और हम आगे भी इस प्रकार की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराते रहेंगे। संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में निरंतर हमारा प्रयास बच्चों की शिक्षा को लेकर पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में शिक्षा को लेकर हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। संकल्प यूथ फाउंडेशन द्वारा आज ग्राम सभा जलना में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। थोड़ा लाइब्रेरी पहल के अंतर्गत हम लोग कई गांवों को कवर कर रहे हैं, जिनमें से गांव डोला, जलना, तल्ला जलना, महूजा एवं रियातुल्ला के 55 बच्चों ने आज इस चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारा प्रयास है बच्चे निरंतर सीखे समझे और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनकी रोचकता किताबों के और शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति और अधिक बढ़े। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 लाख से अधिक हो चुका है। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुरवे ने बताया कि रविवार 12 मई की शाम 7 बजे तक 25,30,000 तीर्थयात्रियों ने चारधाम के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। 15 अप्रैल से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए यात्रा से जुड़े सभी विभाग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम पिछले साल में फेस करते थे ब्लैक मार्केटिंग का था और जिसमें कुछ गलत तरीके से भी कुछ लोगों को फंसा दिया जाता था जो फ्रॉडस्टर के माध्यम से। तो हमने पिछले साल से हायर सिटी के माध्यम से सेवा लोगों को उपलब्ध करा शुरू की, जिसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं और हम
उत्तराखंड के टनकपुर शहर में स्थित मां पूर्णागिरि धाम में चुनाव के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मां पूर्णागिरि धाम में रविवार को अवकाश के दिन श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। पूर्णागिरि क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे दीपक सिंह ने बताया कि रविवार की रात्रि को तमाम धर्मशालाएं पूरी तरह से भर चुकी थी और यात्रियों का लगातार आना जारी था। सरकार चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए जुटी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले दिन धामों में और यात्रा मार्ग पर भीड़ जरूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद अब यात्रा नियंत्रण में है। आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि जिला प्रशासन के दिए निर्देशों का पालन करें। वहीं यात्रियों की सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश देने की बात भी गढ़वाल कमिश्नर ने कही है। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होती है और यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश सभी ब्यूरोक्रेसी को, जिला प्रशासन को, यात्रा संगठन के सभी लोगों को दिया गया है कि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। हर धाम की अपनी एक कैपेसिटी है और केदारनाथ जी में जहां 18,000 लोगों को हम लोगों ने निर्धारित किया था और पहले दिन रिकॉर्ड टूटा है कि करीब 29,000 के आसपास तीर्थयात्री वहां आए थे, फिर भी उनको बहुत ही सुगम ढंग से यात्रा उनकी कराई गई। हमारा जो अगला धाम यमुनोत्री है, जहां पर कुछ सोशल मीडिया पर अखबारों में भी आया, उस 5 किलोमीटर के ट्रैक में एक 3 या 4 हजार से ज्यादा लोगों की संभावनाएं नहीं होती। उत्तरकाशी के धराली स्थित भगवान कल्प केदार मंदिर के कपाट सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर के दर्शन मात्र से चारों धामों का पुण्य मिलता है। कल्प केदार मंदिर कत्यूर शिखर शैली का मंदिर है। इसका गर्भगृह प्रवेश द्वार से करीब 7 मीटर नीचे है। इसमें भगवान शिव की सफेद रंग की स्फटिक की मूर्ति विराजमान है। भागीरथी और खीर गंगा के संगम पर स्थित धराली का प्राचीन नाम श्याम प्रयाग भी है। भगवान कल्पकेदार के कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर यहाँ पर जितने भी बाहर से आए श्रद्धालु हैं उनका दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसा पहली बार हमारे ग्राम धराली में हुआ, जो हमारे कल्पकेदार की भव्यता और दिव्यता का जो हमने एक नया रूप दिया है, जिससे पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि समुचित विश्व सराहना कर रहा है। अक्षय तृतीया का जो माँ गंगा का मंदिर खुलता है, उसके लिए दूसरा जो सोमवार होता है, तो सोमवार के दिन जो है विगत वर्षों में भांति प्रति वर्ष हर साल जो ये यहाँ पे कल्पकेदार मंदिर के कपाट खुलते हैं श्रद्धालुओं के लिए, आज के दिन कपाट खोल दिया गया है। और हमारे जो ग्राम सभा धराली के समस्त ग्रामवासी और समिति के लोगों ने जो भी इस बार इसका भव्य रूप दिया। वहीं आदि कैलाश यात्रा की सोमवार को विधिवत शुरुआत हो चुकी है। हल्द्वानी के काट गोदाम से आदि कैलाश यात्रा का पहला दल रवाना होने के साथ ही इस साल की आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू हो चुकी है। कुमार मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजय नाथ शुक्ल ने आदि कैलाश यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा करने आए श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। शिव भक्तों ने भी बम बम भोले के जयकारों से अपनी यात्रा की शुरुआत की। वहीं दिल्ली से आई 72 वर्षीय राजकुमारी मेहता ने बताया कि उन्होंने अब तक 4 धाम के साथ ही सभी यात्राएं की हैं और इस बार आदि कैलाश यात्रा को लेकर उनमें बहुत उत्साह है। सारे यात्रा को लेकर मैं तो वेस्ट बंगाल से आई हूँ और काफी डिस्टेंस है, बट इंटेंशन था कि ये तीर्थ यात्रा हम लोग जरूर करेंगे एंड सो वी आर हियर नाउ। और एक्साइटेड तो हम लोग बहुत है, इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, दैट इज एडेड एक्साइटमेंट। सो उम्मीद करते हैं कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं पहले भी आदि कैलाश की यात्रा 2021 में कर चुका हूँ और अमरनाथ की यात्रा कर चुका हूँ और साउथ ऑफ कैलाश की